आजकल वास्तु का बहुत कल्चर चल रहा है ना। वास्तु कंसल्टेंट आता है, वो ये बताता है कि यहाँ दरवाज़ा लगाओ, यहाँ खिड़की लगाओ, इस कॉर्नर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये रख दो, अग्नि रख दो, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऐसा रख दो, नॉर्थ तो है कुबेर का होता तो फलानी चीज़ वहाँ पर ला करके रख दो, ईस्ट जो होते हैं ऐसा दरवाज़ा है, ऐसा उसका पेंट होना चाहिए, ऐसा उसका कलर होना चाहिए, ऐसी उसकी एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए, जो भी एकदम पैसिव मोड में चलेगी उसको रीजनरेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कुछ इस प्रकार के इंतजाम करना चाहिए। तो आप लोग वास्तु पे बिलीव करते हो कि नहीं करते? बोलना समझना क्यों? हाँ रोचक। वास्तु में बिलीव करते हो? नहीं करते? पिंकल करते हो? करते मर्जी, क्योंकि प्रॉपरली कौन चीज़ें, मतलब शौचालय वगैरह कहाँ होने चाहिए, दुकान का दरवाज़ा कैसे होना चाहिए, हमें किस दिशा में मुँह करके बैठना चाहिए, इसका प्रभाव भी पड़ता है हमारे से। पड़ता है? पड़ता है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है तो कर्म का प्रभाव क्या पड़ रहा? नहीं, कर्म में मर्जी क्या, उसी हिसाब से पर धारणा भी बन जाती है, फिर वैसे ही आगे की कार्य प्रसार उस दिशा में अच्छे समझने लगता है। आंशिक तो पड़ता है हमारे, पुण्य तो नहीं। ये सब जब पुण्य बहुत तेज हो तो फिर तो कहीं भी बैठ जाए तो आदमी का चलता है, लेकिन जब पुण्य थोड़ा कमजोर हो जाता है तो फिर कुछ दिशाओं का या वास्तु का कुछ ना कुछ क्षेत्र का प्रभाव तो पड़ता ही है। वास्तु में क्षेत्र है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। वास्तु का अर्थ होता क्या है बेसिकली? व्यवस्थित, मतलब जो जैसा जिस चीज को जहाँ प्रॉपर होनी चाहिए उसको वैसे ही कर दो तो यही तो वास्तु है। एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है डॉक्टर का, अब उसने हॉस्पिटल जो बनाया पीछे नाला बह रहा है, शहर का नाला है, उसके जस्ट किनारे से उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर दी। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? क्यों? उसने बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन गलती ये हो गई कि जहां बिल्डिंग बनाई उसके पीछे जो है दुनिया, पूरे शहर का कचरा वहीं डलता है। तो कचरा जहां डलेगा वो अनहाइजेनिक कंडीशन अपने आप हो गई। वो एरिया कैसा हो गया? अनहाइजेनिक हो गया। यानी वहां पे अपने वो गंदगी ही है, बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु हैं, वहां एनर्जी निगेटिव है। तो वास्तु का अर्थ क्या होता है बेसिकली? ऐसा फील्ड जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। वास्तु चीज होती है, होती। जब मंदिर की हम बात करते हैं तो क्यों प्रभु की प्रतिमा जो है ईस्ट फेसिंग अथवा नॉर्थ फेसिंग ही रखते हैं? ईस्ट का इंपॉर्टेंस होता है। ईस्ट जो है सूर्य की उदय की दिशा मानी जाती है। सूर्य जो है जीवन में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, सब प्रकार की एनर्जी को देने वाला है। तो जहां से वो एनर्जी आ रही है उस दिशा में प्रभु की दृष्टि होगी तो वह एरिया भी पॉजिटिविटी को लिए हुए होता है। उसमें कोई हम नकार, सिरे से नकार नहीं सकते। तो वास्तु से मतलब कोई ऐसा नहीं अंधविश्वास। वास्तु मतलब जो होता है एक अच्छी फीलिंग, जहाँ फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट, नेचुरल लाइट मिल सके, फ्रेश एयर मिल सके, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो, ऐसी बिल्डिंग जो बनती है उसका नाम वास्तु है। इसमें कर्म सिद्धांत कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, इस बात को समझे। वास्तु यानी रहने का वह स्थान, बिजनेस का वह स्थान जहां आप बैठ रहे हो, जहां आप समय गुजार रहे हो, दिन भर गुजार रहे हो, तो वहां की वाइब्रेशन कैसी रहती है। जहां की वाइब्रेशन खराब रहेगी तो आपका मन भी खराब रहेगा। मन भी खराब रहेगा तो अंदर से प्रसन्नता नहीं रहेगी। प्रसन्नता नहीं रहेगी तो आप जो कार्य करोगे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बात को समझने की कोशिश करना। और जिस स्थान पे आप रह रहे हो वहाँ फ्रेश एयर आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, वहाँ आप फिजिकली फिट फील करोगे, मेंटली फिट फील करोगे, आपकी वर्गणाएं अच्छी रहेंगी, आपके भाव अच्छे रहेंगे। जब व्यक्ति के भाव अच्छे रहेंगे, वर्तमान में फीलिंग्स अच्छी रहेगी, तो वो जो कुछ भी करेगा तो हमेशा क्रिएटिव करने के लिए तैयार रहेगा। कुछ सृजनात्मक कार्य उससे होते रहेंगे, कुछ अच्छा उसे सपोर्टिंग रोल मिलता रहेगा, सपोर्टिंग हेड है। यानी वास्तु जीवन में सिर्फ उतना ही इफेक्ट डालेगा जैसे कोई आपको सपोर्ट दे रहा है। चलता व्यक्ति स्वयं अपने दम पर है, लेकिन कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आपको एक संबल मिल जाता है नहीं। तो वहाँ एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। आपके घर में ओवर टैंक है, पाइपलाइन है, ठीक है, उस पाइपलाइन से पानी का फ्लो हो रहा है।
अब मान लीजिए इंटरनली पाइपलाइन में बहुत सारा कचरा डिपॉजिट हो गया है, उस पाइपलाइन का डायमीटर है जो है 2 इंच की पाइप, लेकिन अंदर बहुत सारे कचरे की लेयर डिपॉजिट हो गई, तो पाइप में से पानी कैसा फ्लो होगा? पूरा आ जाएगा अच्छे से? थोड़ा थोड़ा आएगा। जो पाइपलाइन है ओवरहेड टैंक वो आपका भाग्य है, समझना। ओवरहेड टैंक में जो पानी भरा है, जो पाइपलाइन आपने फिटिंग करा करके रखी है, जो नल है, टोटी है, ये सब आपके भाग्य के अनुसार है। लेकिन अब आपकी गलती से उस पाइपलाइन में बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। अब आपके भाग्य में तो पाइपलाइन से उतना पानी आना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या पानी नहीं आ रहा। तो वास्तु सिर्फ इतना ही कार्य करेगा, जो कचरा अंदर डिपॉजिट है उसको साफ कर देगा। ऐसा नहीं कि पाइपलाइन को के डायमीटर को बढ़ा करके 2 इंच से 4 इंच कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। जिसके भाग्य में जितना लिखा है मिलेगा तो उसे उतना ही, लेकिन हमारी नेग्लिजेंस से जो उसे कम मिलने लगा था, जो कचरा डिपॉजिट हो गया था, जो लीकेज होने लगा था पाइपलाइन में, आपने उस लीकेज को ठीक कर दिया। लीकेज को ठीक करने से पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ गई, पर जो वेस्टेज हो रहा था आपने वेस्टेज को रोक दिया। समझने की कोशिश करना। जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति जिसको कार्डियक अटैक आ जाता है, नली चोक हो जाती है, तो वो स्प्रिंग अथवा वो स्टंट डाल करके उसकी वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अब उसने उसकी लाइफ को नहीं बढ़ाया, डॉक्टर ने पेशेंट की लाइफ को नहीं बढ़ाया। पेशेंट की नेग्लिजेंस के कारण जो पहले वो मर रहा था अथवा पहले वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसने ट्रीटमेंट करके उसको उतना ही जीने योग्य बना दिया जितना उसकी कैपेसिटी थी। अंदर समझ में आ रहा है? डॉक्टर हमारे जीवन लाइफ जिंदगी को बढ़ाता नहीं है, हम बस पहले मरने से रोक देता है, इतना ही करता है। यदि व्यक्ति ध्यान ना दे तो पहले ही निपट जाए, सही समय में ट्रीटमेंट ना ले तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा, जो हमारी कैपेसिटी है उसी के अनुसार फुल्ली वो जीने का एक तरीका देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो कार्य एक डॉक्टर हमारी लाइफ में कर सकता है, वही कार्य प्रॉपर एनर्जी का सर्कुलेशन आप अपने घर में बना लो, अपने बिल्डिंग में बना लो, तो वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके भाग्य को नहीं बदलेगा। अंतर समझने की कोशिश करना। तो इसका असर होता है। देखो, जब हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे भगवती आराधना, सुनो उसकी बड़ी अच्छी चीज बताते हैं। उसमें एक बात आई थी, बोले जिस आचार्य की संलेखना हो जाती है और उनकी समाधि स्थल बोले कहाँ बनाना चाहिए? बोले जहाँ संलेखना होती है, यदि वहाँ से लेकर को वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में जाकर के समाधि बनाओगे तो भविष्य में जो संघ है फलेगा फूलेगा। बोले साउथ फेसिंग में, साउथ में जाकर के समाधि स्थली बनाओगे तो उस संघ को बहुत यश और लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट में बनाओगे तो बहुत उसमें फॉर्मनेस रहेगी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि यदि एकदम आप पूर्व दिशा में जाकर के बनाओगे तो संघ में कला उत्पन्न हो जाएगी। नॉर्थ में जाकर के बनाओगे तो बीमारी आदि का घर हो जाएगा। अब एक बात बताना, साधु की समाधि हो रही है, आचार्य की समाधि हो रही है, समाधि स्थली पर्टिकुलर किस दिशा में, किस एरिया में बनाई जा रही है, उसका फल वो बता रहे हैं। इसका अर्थ कुछ ना कुछ तो होता है। अब वहां बनाने से उसका फल कैसे? कुछ तो भी है। दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। दिशा बेसिकली सूर्य के उगने से अथवा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है। नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड माने जाते हैं। अब साउथ में आप सिर करके सोओगे, सिर आपका जो है और पैर, हमारी बॉडी में भी नॉर्थ साउथ होते हैं। सिर हमारा नॉर्थ माना जाता है, पैर हमारे साउथ माने जाते हैं। तो व्यक्ति जब नॉर्थ में साइड सिर करके सोता है तो नॉर्थ और साउथ जो है बैलेंस हो जाते हैं, वहाँ रिलैक्सेशन उसे मिलेगा। कहा जाता है जब स्मरण का समय होता है तो व्यक्ति को नॉर्थ दिशा में सिर करके सुला देना चाहिए, उससे प्राण बहुत ईजिली निकलते हैं। ऐसा क्यों? प्राण यदि निकलना है तो उत्तर की ओर सिर हो, और अच्छे से रिलैक्सेशन लेना है तो दक्षिण की ओर सिर हो।
हम नेचर से बैलेंस करते हैं। दक्षिण और नॉर्थ और साउथ पोल जब मिलते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जहाँ साउथ पोल अथवा नॉर्थ पोल आ जाता है वो रिपल्सन होता है। ऐसे ही होता है। तो यदि व्यक्ति उत्तर की ओर सिर कर रहा है तो उसकी बॉडी का जो वास्तु है वो गड़बड़ा रहा है, उसकी बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट जा रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। व्यक्ति मरेगा भी नहीं यदि, तो उसको बीमारी अपने आप पैदा होने लगेगी। यदि रेगुलर वो नॉर्थ की ओर सिर्फ करके सोएगा तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेंगे। कोई भाग्य नहीं दे रहा यहाँ पर प्रॉब्लम। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ का वातावरण है, जो एनर्जी का लेवल है, वो उसकी बॉडी में इस प्रकार का रिएक्शन पैदा कर देगा कि बॉडी प्रॉपरली मैनेज रहेगी नहीं। अब यहाँ कोई कर्म नहीं आया, यहाँ पे व्यक्ति का नेग्लिजेंस आ गया। इस बात को समझना। तो वास्तु होता है लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे आपने कहा जिसका पुण्य बहुत तेज है, हाँ बहुत सही बात की। जो बहुत पुण्यशाली, जिसका बहुत अच्छा भाग्य है, वो व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डाले तो वहाँ सोना आ जाएगा। ये तो होता है। लेकिन जो एवरेज पर्सन होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, बहुत कैपेबल है, बहुत टैलेंटेड है, वो ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं भी करता है, सिर्फ एक रीडिंग करता है, इजीली ग्रास्प कर लेता है, पेपर देने जाता है और क्लियर कर लेता है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड नहीं होते। एक ही रीडिंग में एक पाठी जिसे कहा जाता है ना, द्विपाठी किसे कहा जाता है, त्रिपाठी जिसे कहा जाता है। द्विपाठी मतलब 2 बार रीड करता है जो ग्रास्प करता है, त्रिपाठी मतलब 3 पाठ करने वाला। 3 टाइम जब पढ़ेगा तब कहीं जा कर के उसको समझ में आती है बात। तो जनरली स्टूडेंट्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं? 1 पाठी, 2 पाठी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी। नहीं ऐसी है उनको जो सरनेम होते हैं ना, त्रिपाठी है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, क्या है? त्रिपाठी मतलब 3 पाठ करने के बाद जिनको याद होता था उन्हें त्रिपाठी कहा जाता था। तो जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ना। वो एक ही बार क्लास अटेंड करें, पूरा ग्रास्प कर लेते हैं, उन्हें ज़्यादा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही बार बुक रीड कर लें, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं दुनिया में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं, जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव, अथवा जो बहुत बड़ा आदमी है, जन्म से सब कुछ लेकर के आया, उसका तो भाग्य अलग ही प्रकार का, भाग्य से उसका पास्ट के कर्म अलग ही प्रकार के हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लेवल होते हैं सब एवरेज वाले, तो उनका भाग्य इस प्रकार का नहीं। तो जिसका पुण्य कमजोर है, जिसका भाग्य कमजोर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्षेत्र, काल और भाव। जिसका पुण्य मजबूत है वो कैसे भी क्षेत्र में, कैसे भी घर में रह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। वो किसी भी टाइम कुछ भी कर ले, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अथवा कहा जाता है जिसकी जठराग्नि मजबूत होती है वो पत्थर भी खा ले तो पचा लेता है, होता है ना। यानी कच्चा भोजन भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी खा ले उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका लीवर कमज़ोर होता है वो गाय का दूध भी नहीं पचा पाता, और जिसके लीवर मजबूत होता है वो क्या है, डेली बादाम का हलवा भी खा ले, डेली रबड़ी भी खा ले, उससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। वो कितने भी टाइम भोजन कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मजबूत लीवर वाले कितने लोग रहते हैं? आप घी पी सकते हो, अच्छा घी पीने वाले कितने हैं जो घी पचा सकते हैं? घी क्या दूध ही नहीं पच रहा है, गाय का दूध नहीं पच रहा, पतला दूध। तो जनरली जो है दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, एवरेज लीवर वाले हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और आज के ज़माने में करता ही नहीं। तो उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है अपनी डाइट में, क्या लेना क्या नहीं लेना, कितना स्पाइसी लेना, कितना ऑयली फूड लेना, कितना गरिष्ठ लेना, उन्हें बहुत चिंता करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन जो एकदम पहलवान होता है कभी भी खा ले, कितना भी खा ले, कैसा भी खा ले, उससे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो जो पुण्यशाली जीव होता है बहुत ज़्यादा,
उसे ये एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। कल आपसे हमने एक बात कही थी, जब भी कार्य होते हैं उसके लिए दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल सरकमस्टेंस और दूसरा एक्सटर्नल सरकमस्टेंस। तो जो द्रव्य हो गया, हमारा पूर्व का भाग्य हो गया, पूर्व का किया हुआ कर्म हो गया, वो हमारा इंटरनल सरकमस्टेंसेस। जो क्षेत्र हो गया, जो काल हो गया, ये एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस। तो यदि हमारा पुण्य कमजोर है तो हमको बाहर का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। अब जो स्टूडेंट वीक होता है उसे अच्छा टीचर चाहिए, उसे अच्छे नोट्स चाहिए, उसे अच्छी कोचिंग चाहिए ना। एवरेज स्टूडेंट को सब कुछ आवश्यकता होती है, अच्छी स्कूल चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो सरकारी स्कूल में भी जा कर के मेरिट में आ जाता है, विदाउट कोचिंग भी मेरिट में आ जाता है, विदाउट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी वो सक्सेस पा जाता है। लेकिन जनरल पब्लिक जो होती है वो एवरेज होती है। जब एवरेज होती है तो उसे ये भी देखना है, वैसे ही मैं अंदर से ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ। इंटरनल सरकमस्टेंस मीन्स हमारी कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है, हमारा अंदर का भाग्य, हमारा कर्म है। यदि वो कमज़ोर है तो हमें फिर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यदि नींव कमज़ोर है तो फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट बाहर से चाहिए होता है ना, तब कहीं जाकर के भवन खड़ा रहेगा। जो विद्यार्थी कमज़ोर है उसे एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। और जिसका पुण्य कमज़ोर है फिर उसको क्षेत्र को भी देखना पड़ता है, क्षेत्र में बैलेंस कर लूँ प्रॉपरली। फिर वो टाइमिंग को भी देखेगा कि कैसे मैं टाइमिंग को मैच कर लूँ। फिर वो भाव को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं, जो पुराना है उसे मैं कैसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकता हूँ।